सभी छात्रों को नमस्कार। तो कल अपन बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों और जनजातियों में अपन ने एस्किमो जनजाति से शुरुआत की। एस्किमो जनजाति का सामान्य परिचय या विश्व की अन्य जनजाति जो जिन जिन क्षेत्रों में पाई जाती है उनके संदर्भ में अपन चर्चाएं की थी। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र अपन ने पढ़ा था कि ये मुख्यतः आर्कटिक प्रदेश, साइबेरिया क्षेत्र, अलास्का के क्षेत्र, ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में भी इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्रों की बात करें तो इन्हें एस्किमो कहा जाता है। साइबेरिया क्षेत्र में इनको सैमोयड्स कहा जाता है और स्कैंडिनेवियन क्षेत्र एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया इन क्षेत्रों में इनको लैप्स कहा जाता है। अब एस्किमो जनजाति को लेकर ही अपन दूसरा बिंदु लेंगे जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ेंगे। तो एस्किमो जनजाति का दूसरा पॉइंट हो गया आर्थिक क्रियाकलाप। देखो एस्किमो जनजाति मुख्यतः शीतकालीन व वसंतकालीन आर्थिक प्रक्रियाएं संपन्न करती है। आर्थिक क्रियाकलापों का इनका पहला भाग हो गया शीतकालीन आर्थिक प्रक्रिया, शीतकालीन आर्थिक, और इसी का दूसरा भाग हो गया बसंतकालीन आर्थिक। शीतकालीन जो प्रक्रियाएं हैं तो शीतकालीन प्रक्रियाओं में भी ये दो प्रकार से आर्थिक प्रक्रियाएं संपन्न करती हैं। इसकी एक प्रक्रिया माओपाक कहलाती है और दूसरी प्रक्रिया इतुरपाक कहलाती है। ये सेकंड प्रक्रिया और ये फर्स्ट प्रक्रिया। और बसंतकालीन जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ये उत्तोक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तोक कहते हैं। अब देखो प्रक्रिया कैसे कैसे संपन्न करते हैं लोग कि शीतकालीन आर्थिक जो प्रक्रियाएं होती हैं तो शीतकालीन आर्थिक प्रक्रियाओं माओपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। माओपाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना। जैसे ही सील मछलियां, देखो माओपाक की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है कि जैसे ही सील मछलियां बर्फ के छिद्रों से श्वास लेने के लिए जैसे ऊपर आती हैं तो एस्किमो जनजाति के लोग आर्गुन नामक भाले से, यानी कि भाले का नाम हो गया आर्गुन, जिसकी लंबाई 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है। यह एक लंबी रस्सी से बंधा हुआ होता है। जैसे ही सील मछलियां श्वास लेने के लिए बर्फ के छिद्रों में ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो ये एस्किमो जनजाति के लोग जो हैं ये बर्फ के छिद्रों के पास हड्डियों के टुकड़े रख देते हैं और जैसे ही मछली ऊपर की तरफ आएगी तो हड्डी का टुकड़ा हिलेगा और जैसे हड्डी का टुकड़ा हिलेगा तो ये हार्पून नामक भाले से उस मछलियों का शिकार करते हैं। ऐसी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? माओपाक कहलाती है। दूसरी प्रक्रिया इतुरपाक रही, वो शीतकालीन आर्थिक प्रक्रियाओं की बात करें जिसका दूसरा भाग इतुरपाक। इतुरपाक में कौन सी प्रक्रिया होती है कि इसमें देखो यहाँ एक व्यक्ति ये मछलियों का शिकार करता है और यहाँ दो व्यक्ति
का शिकार करेंगे। कैसे कि जैसे ही सील मछलियां बर्फ के छिद्रों के पास में आती हैं तो एक व्यक्ति उन छिद्रों के माध्यम से सील मछली को चारा डालता है। जैसी मछलियां उस चारे को प्राप्त करने के लिए ऊपर की तरफ आती हैं तो दूसरा व्यक्ति आर्कुन नामक भाले से उन मछलियों का शिकार करता है। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? इतुरपात कहलाती है। क्लियर बात? शीतकालीन आगे प्रक्रिया एक माउपात और दूसरी इतुरपात। माउपात में एक व्यक्ति ही शिकार कर सकता है। जैसे ही बर्फ के जो छिद्र होंगे उन छिद्रों के पास में मछलियां श्वास लेने के लिए आएंगी। छिद्रों के पास में हड्डी का टुकड़ा रखा होगा। जैसे ही सील मछली उस छिद्र के पास में आएगी तो हड्डी का टुकड़ा हिल जाएगा। ऐसी स्थिति में एस्किमो हार्पून नामक भाले से उसका शिकार कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? माउपात कहलाती है। माउपात का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? प्रतीक्षा करना। शीतकालीन की दूसरी प्रक्रिया हो गई इतुरपात। इतुरपात में दो व्यक्ति सील मछली का शिकार करते हैं। कैसे कि जो बर्फ के छिद्र होते हैं उन बर्फ के छिद्रों के पास या छिद्रों में एक व्यक्ति सील मछलियों को चारा डालकर बुलाता है तो दूसरा व्यक्ति आर्कुन नामक भाले से उनका शिकार करता है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? इतुरपात कहलाती है। आर्थिक क्रियाकलापों का दूसरा मेन भाग बसंतकालीन आकिट और बसंतकालीन आकिट प्रक्रियाओं को ये उतुक कहते हैं। और इसमें प्रक्रिया कौन सी घटित होती है कि जैसे ही बसंतकालीन दौर स्टार्ट होता है तो उस समय में सील मछलियां धूप सेकने के लिए बर्फ के ऊपर आ जाती और बर्फ के ऊपर आती तो ऐसी स्थिति में एस्किमो जनजाति के लोग आर्कुन नामक भाले से उनका शिकार कर लेते हैं। या कयाक नामक जो नाव होती है उस नाव के माध्यम से, इसको कुत्ते खींचते हैं, तो उनके माध्यम से ये आर्कुन नामक भाले का प्रयोग करते हुए शिकार प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को इन्होंने क्या नाम दिया है? उतुक नाम दिया। अब इसके बाद का दूसरा भाग अपन, ये तो आर्थिक क्रियाकलापों का भाग हो गया। फर्स्ट नंबर पे इसको अपन एक पॉइंट दे सकते हैं कि आर्थिक क्रियाकलापों में ये प्रकार की क्रियाएं होंगी। अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे अपन भोजन। देखो इसी का बी पॉइंट भोजन। देखो एस्किमो जनजाति के लोग भोजन में अधिकांश में कच्चा मांस उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कच्चे मांस का अधिकांश ये भोजन में उपयोग करते हैं। और ये कच्चा मांस सील मछली, व्हेल मछली या सीलोइन जो मछलियां होती हैं उन मछलियों से मुख्यतः ये अपना खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों का तीसरा भाग वस्तु। देखो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं ये मुख्यतः कैरिबो,
कैरिबो की चमड़ी से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये सील मछली की अपेक्षा चमड़ी इनकी हल्की भी होती है और अधिक गर्म भी होती है। इस कारण ये कैरिबो की खाल से बने हुए वस्त्रों का अधिकांश प्रयोग करते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य, वस्त्र बनाने का कार्य अधिकांशतः महिलाएं करती हैं। अधिकांश कौन करती हैं? महिलाएं। महिला व पुरुष दोनों के ही वस्त्र समान होते हैं, मतलब एक जैसे पहनाव को ही बढ़ावा देते हैं कि महिलाओं के वस्त्र और पुरुषों के वस्त्र एक समान ही होते हैं। इनके जो वस्त्र होते हैं ये एस्किमो जनजाति के लोग बाहर वस्त्र पहनते हैं, बाहर वस्त्र पहनते हैं, जिनको ये लोग क्या कहते हैं? तिमियान कहते हैं। उन वस्त्रों को क्या कहते हैं? तिमियान कहते हैं। और तिमियान के ऊपर ये लोग जर्सी नुमा, देखो एस्किमो जनजाति के लोग फुल बाहर वस्त्र पहनते हैं और उन बाहर वस्त्रों को ये क्या कहते हैं? तिमियान कहते हैं। और तिमियान के ऊपर एक जर्सी नुमा वस्त्र पहनते हैं और उस जर्सी नुमा वस्त्र को ये अनोहार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अनोहार कहते हैं। सील मछली की चमड़ी से बने हुए जो जूते होते हैं, सील मछली की चमड़ी से बने हुए जूते, जिनको ये लोग कार्निक या मुकलुक्स कहते हैं। सील मछली की चमड़ी से बने हुए जो जूते होंगे, उन जूतों को ये लोग क्या कहते हैं? कार्निक या मुकलुक्स कहते हैं। ये इनकी तीसरी प्रक्रिया हुई। आर्थिक क्रियाकलापों में अपने शीतकालीन आर्किड, बसंतकालीन आर्किड पढ़ लिया। भोजन हो गया इनका, कच्चा मांस का अधिकांश ये उपयोग करते हैं, जिनमें सील मछली, वेल मछली या सील हुई, कैरिबो के मांस का अधिकांश उपयोग करते हैं। वस्त्रों में ये कैरिबो की खाल से बने हुए जो वस्त्र होते हैं उनका अधिकांश प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सील मछली की अपेक्षा अधिक गर्म भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य अधिकांशतः महिलाएं करती हैं। महिला और पुरुष दोनों के वस्त्र समान होते हैं। ये फुल बाहादार वस्त्र पहनते हैं, जिनको तिमियान कहते हैं। तिमियान के ऊपर जर्सी नुमा वस्त्र पहनते हैं, जिसको ये लोग अनोहार कहते हैं। सील मछली की खाल से बड़े हुए जो जूते होते हैं, उन जूतों को ये लोग कार्निक या मुकलुक्स कहते हैं। अब देखो आगे हम बात करेंगे उनके निवास क्षेत्रों में। सी पॉइंट हो गया। अब देखो निवास क्षेत्र, देखो इनके निवास क्षेत्र अपन ने शुरुआत में बात की थी कि ये लोग ठंडे प्रदेशों में
अपना निवास स्थान बनाते हैं। और निवास क्षेत्रों में ये अधिकांशतः बर्फ, पत्थर या लकड़ियां, इनका मुख्यतः ये मकान बनाने में प्रयोग करते हैं। बर्फ के या इनके साथ साथ सील मछली की खाल, इनका ये मुख्यतः प्रयोग करते हैं। बर्फ के बने हुए जो मकान होते हैं उन मकानों को ये इग्लू कहते हैं। बर्फ के बने हुए मकानों को ये क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और इसके साथ साथ पत्थर, लकड़ियां या सील मछली की खाल से बने हुए मकान होते हैं इनसे बने मकान इनसे बने मकानों को ये लोग कर्मक कहते हैं। तो मकानों में किन किन का प्रयोग करते हैं? बर्फ का प्रयोग करते हैं, पत्थरों का प्रयोग भी करते हैं, लकड़ियों का प्रयोग भी करते हैं और सील मछली की चमड़ी का प्रयोग भी ये करते हैं। केवल बर्फ से बने हुए जो मकान होते हैं उन मकानों को ये इग्लू कहते हैं। और पत्थर, लकड़ियां या सील मछली की खाल से बने हुए जो मकान होते हैं उन मकानों को ये लोग कर्मक कहते हैं। इन मकानों की विशेषता क्या होती है कि लगभग ये मकान 5 से 6 फीट गहरे होते हैं और 2 से 3 फीट ये ऊंचे भी होते हैं। यानी कि सामान्य धरातल से 5-6 मीटर की गहराई से लेकर के और 2-3 फीट ऊंचाई तक ये बने हुए होते हैं, जिनको ये लोग क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और ये मकान सुरंगों से जुड़े हुए होते हैं। एक और इनकी बड़ी विशेषता क्या हो गई कि ये मकान सुरंगों से जुड़े होते हैं। देखो ये इनका निवास क्षेत्र हो गया। निवास क्षेत्र मुख्यतः आर्कटिक, अलास्का, साइबेरियन क्षेत्र, अंटार्कटिका, महाद्वीपीय क्षेत्रों में और मुख्यतः निवास क्षेत्रों में ये बर्फ, पत्थर, लकड़ियां या सील मछली की खाल का प्रयोग ये करते हैं। केवल बर्फ के बने हुए मकानों को इग्लू कहते हैं। पत्थर, लकड़ी या सील मछली की खाल से बने हुए जो मकान होते हैं उन मकानों को ये लोग कर्मक कहते हैं। उन मकानों को क्या कहेंगे? कर्मक कहेंगे। कर्मकों की विशेषता क्या होती है कि ये धरातल से 5-6 मीटर की गहराई से लेकर के और 2-3 फीट की ऊंचाई तक बने हुए होते हैं। ये मकान एक दूसरे मकान आपस में सुरंगों से भी जुड़े हुए होते हैं। अब हम बात करेंगे यंत्र व उपकरण। यंत्र व उपकरण। अब देखो यंत्र व उपकरणों में ये फर्स्ट नंबर पे कयाक, देखो कयाक एक प्रकार की नाव होती है। कयाक एक प्रकार की क्या होती है? नाव होती है। और ये जो नाव है लगभग 5 मीटर
लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। कयाक जो नाव होती है ये मुख्यतः 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी नाव होती है, जिससे मुख्यतः ये सील मछलियों का शिकार करते हैं। सेकंड नंबर पे उमियास। यंत्र और उपकरणों का पहला भाग कयाक हो गया और सेकंड नंबर पे उमियान। देखो उमियान कयाक की तुलना में एक बड़ी नाव होती है। कयाक की तुलना में एक बड़ी नाव होती है और इस नाव का उपयोग ये मुख्यतः व्हेल मछली के शिकार में। कयाक की तुलना में उमियान एक बड़ी नाव है और इस नाव का उपयोग एस्किमो जनजाति के लोग कहाँ करते हैं? व्हेल मछली के शिकार में करते हैं। यंत्र और उपकरणों का तीसरा जो भाग है वो है आर्म। अब आर्म की जो विशेषता है वो विशेषता क्या है कि आर्म एक प्रकार का भाला होता है। आर्म एक प्रकार का क्या है? भाला, जो लगभग 1.2 मीटर से 1.5 मीटर लंबा होता है और एक रस्सी से ये बंधा होता है। मतलब आर्म एक भाला है जो 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक लंबा होता है और एक रस्सी से बंधा हुआ होता है। इसका उपयोग सील मछली के शिकार में, सील मछली के शिकार में इसका यह उपयोग करते हैं। अब देखो रस्सी से क्यों बांधा जाता है कि जैसे ही बर्फ के ऊपर यानी कि चाहे माउपात प्रक्रिया हो या इतुरपात प्रक्रिया हो या उतोग प्रक्रिया हो, तो सभी में ये आर्म नामक भाले का प्रयोग करते हैं और भाले को फेंककर मछली के ऊपर मारा जाता है। तो भाला बर्फ के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो उसको वापस खींचने के लिए ये उसको किससे बांध देते हैं? एक रस्सी से बांध देते हैं और उस रस्सी को पकड़ के वापस ये खींच लेते हैं। तो आर्म नामक भाला लगभग 1.2 से 1.5 मीटर की लंबाई में होता है, जिसका अधिकांश प्रयोग ये सील मछली के शिकार में उपयोग करते हैं। यंत्र और उपकरणों का चौथा जो भाग है वो है स्लेज। देखो स्लेज एक पहिएविहीन एक नाव होती है जिसको कुत्ते या रैंडे खींचते हैं। यंत्र
जो एक प्रकार की नाव होती है, और ये नाव लगभग 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। इसके माध्यम से ये सील मछली, सील और मछलियों का शिकार करते हैं। सेकंड नंबर पे उमियाक हो गई। उमियाक कयाक की तुलना में एक बड़ी नाव होती है, जिसका ये उपयोग मुख्यतः व्हेल मछली के शिकार में ही करते हैं। कौन सी नाव का? उमियाक। थर्ड नंबर पे आर्कन हो गया। आर्कन एक भाला जो एक रस्सी से बंधा हुआ होगा, जिसकी लंबाई 1.2 से 1.5 मीटर तक होती है, और भाले का उपयोग माऊपाक, पितूपाक और उद्योग सभी प्रकार की आखेट प्रक्रियाएं जो हैं, उन आखेट प्रक्रियाओं में ये इनका उपयोग करते हैं। फोर्थ नंबर पे स्लेज। स्लेज भी एक प्रकार की नाव है और पहिए विहीन नाव है, जिसको कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। मतलब बर्फ के ऊपर चलने वाली ये नाव है जो पहिए विहीन होती है, और इनका उपयोग भी ये सील मछली के शिकार में ही उपयोग करते हैं। अगर इनका अलग पॉइंट होगा समाज व संस्कृति। तो निवास क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्रियाकलाप हो गए, आर्थिक क्रियाकलापों के ये भाग हो गए। अब अपन एस्किमो जनजाति का समाज व संस्कृति पढ़ेंगे। तो तीसरे मेन पॉइंट की बात करें तो एस्किमो जनजाति का समाज व संस्कृति। देखो, समाज और संस्कृति की विशेषताएं क्या है। फर्स्ट नंबर पे कि एस्किमो जनजाति के लोग छोटे समूह में निवास करते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि ये आदिम जीवन व घुमक्कड़ प्रवृत्ति। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग। पहले विशेषता छोटे समूह में रहेंगे, आदिम जीवन जिएंगे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। ग्रीष्मकालीन या बसंतकालीन दो रहता है। तो ग्रीष्मकाल में ये लोग उत्सव मनाते हैं, भाषा जो है ये एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट भाषा बोलते हैं। जादू टोने में ये लोग विश्वास करते हैं। जादू टोनों में विश्वास करते हैं। संकट की जो स्थितियां होती हैं तो उनमें बूढ़े और अशक्त जो लोग होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। एक और इनकी जो विशेषता रही समाज और संस्कृति की कि बूढ़े या अशक्त जो लोग होते हैं वो संकट की स्थिति में
संकट की स्थिति में आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर देते हैं। एक और बड़ी विशेषता कि इनमें बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन देखो, ये एस्किमो जनजाति का समाज और संस्कृति हो गई कि एस्किमो जनजाति के लोग अपना निवास स्थान छोटे समूह में बनाते हैं। आदिम तरीके से, यानी कि मुख्यतः कंदमूल या सील मछली, व्हेल मछली, कैरिबो इनका शिकार करते हैं। ये आदिम तरीके से अपना जीवन जीते हैं। गुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये लोग। ग्रीष्मकालीन जो दौर रहता है, उस ग्रीष्मकालीन दौर में ये लोग उत्सव मनाते हैं। एल्यूट भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। जादू टोने में ये लोग पूर्ण विश्वास करते हैं। संकटकालीन दौर, यानी कि जैसे ही जलवायु की विपरीत स्थितियां हो जाए या आखेट प्रक्रिया संपन्न न हो पाए, तो खाद्यान्न की समस्या इन लोगों के सामने उत्पन्न हो जाती है। तो खाद्यान्न की समस्या को लेकर के जो भी बूढ़े या ऐसे जो लोग होते हैं, मतलब क्षीण प्रवृत्ति, तो ऐसी स्थिति में बूढ़े जो लोग होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। और समाज और संस्कृति की एक और बड़ी विशेषता क्या है कि इनमें बहुप्रथा प्रचलन की प्रक्रिया पाई जाती है कि ये लोग एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। तो ये एस्किमो जनजाति का समाज व संस्कृति होगी। अब देखो, अगला जो पॉइंट है वो है वातावरण। तो समाज और संस्कृति हो गया। फोर्थ नंबर पे अपन बात करेंगे एस्किमो जनजाति का वातावरण। अब देखो, वातावरण कैसा होगा कि अपन शुरू से पढ़ रहे हैं कि एस्किमो जनजाति मुख्यतः दुर्गम क्षेत्रों में, और दुर्गम क्षेत्र जैसे साइबेरिया क्षेत्र है, अलास्का क्षेत्र है, कनाडा का क्षेत्र है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बाहरी क्षेत्र में मुख्यतः ये लोग पाए जाते हैं। तो वातावरण स्वाभाविक बात है कि वहां की जो जलवायु होगी, तो जलवायु अत्यधिक क्या होगी, कठोर होगी। जलवायु कैसी होगी, कठोर होगी। ये स्लेज नामक, अभी अपने उपकरणों में पढ़ा था स्लेज, जो एक पहिए की गाड़ी होती है। तो स्लेज बनाने में ये वालरस मछली की चमड़ी का प्रयोग करते हैं। स्लेज नामक नाव बनाने के लिए ये लोग किसका प्रयोग करते हैं, वालरस जो मछली होती है उस मछली की चमड़ी, चमड़ी का ये उपयोग करते हैं। अब देखो, बर्फ के ऊपर जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो तिरछी चमक उत्पन्न होती है।
तो उस चमक से बचने के लिए ये आंख कवच का उपयोग भी करते हैं। मतलब किसका उपयोग करते हैं? जैसे ही बर्फ के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वापस जब परावर्तन की स्थिति में रहते हैं तो आंखों के ऊपर सीधा फोकस डालते हैं। तो उस फोकस से बचने के लिए एस्किमो जनजाति के लोग आंख कवच का प्रयोग करते हैं और शिकार करने के लिए ये स्लेज नामक गाड़ी बनाते हैं, यानी एक प्रकार की नाव बनाते हैं और उस नाव के लिए वालरस मछली की चमड़ी का ये उपयोग करते हैं। अब लास्ट पॉइंट एस्किमो जनजाति को लेकर के कि आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति देखो 1960 के दशक वर्तमान स्थितियों में अपन देखें तो 1960 के दशक के बाद में इन लोगों का संपर्क अमेरिका के क्षेत्रों से, यानी कि यूएसए के क्षेत्र, कनाडा के क्षेत्र या कनाडा के दक्षिण क्षेत्र और पश्चिमी यूरोपीय जो लोग हैं उनके संपर्क में एस्किमो जनजाति के लोग आने लगे। अब जैसे ये लोग यानी कि एस्किमो जनजाति के लोग अमेरिका या यूरोपीय लोगों के संपर्क में आए तो उनका प्रभाव क्या रहा कि इनका जो संपर्क रहा वो संपर्क किससे रहा? अमेरिका प्लस यूरोपीय लोगों से। यूरोपीय लोगों कि मुख्यतः एस्किमो जनजाति का जो संपर्क बना वो अमेरिका और यूरोपीय लोगों से बना और इसका जो प्रभाव देखने को मिला वो प्रभाव क्या मिला कि ये अस्त्रों की जगह बंदूक का प्रयोग करने लगे। बंदूक का प्रयोग, मोटर चालित नावें, नाव का प्रयोग करने लगे और स्लेज की जगह स्नो स्कूटर, स्कूटर का प्रयोग करने लगे। अगर आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के बाद में एस्किमो जनजाति का जो बदलाव हुआ वो बदलाव किस रूप में हो रहा है कि 1960 के दशक में ये लोग अमेरिका और यूरोपीय लोगों के संपर्क में आने लगे। जैसे संपर्क में आए तो इन्होंने अस्त्रों की जगह तो ये लोग यानी कि आर्कू नामक भाले की जगह किसका प्रयोग करने लगे? बंदूक का प्रयोग करने लगे। स्लेज, कयाक या उनियाक नामक जो नावें थी उन नावों की जगह ये लोग मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लगे और स्लेज जो गाड़ी थी जिसको कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं उसकी जगह ये मुख्यतः स्नो स्कूटर का प्रयोग करने लगे। तो अपन ने अब यहाँ तक की जो चर्चाएं रही वो चर्चाएं एस्किमो जनजाति के आरंभ से यानी कि निवास क्षेत्र से और आधुनिक तौर तक अपन पहुंच गए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक।